नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट टिब्बी की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पहले वर्तमान काल हमारा चल रहा था उसको हम आगे ले जा रहे हैं। हमने आपको संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा बताई थी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। सहायक क्रिया इसमें क्या जुड़ेगी? सहायक क्रिया इसमें जैसे रहा हो, रही हो, रहे हो, या फिर रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, ये इसके साथ आ जाएगा। इनके सहायक क्रिया के रूप में ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहा हो, रही हो, या रहे हों। देखो, ये है अपूर्ण वर्तमान। ये क्या है? रहा, रही, रहे किसके साथ किस में आती हैं? अपूर्ण वर्तमान के साथ इसमें क्या जोड़ा गया है? क्या जोड़ा गया है? प्लस संशय। संशय जोड़ा गया है ना, होगा या होगी या होंगे, ठीक है ना। तो अपूर्ण वर्तमान काल है, अगर उसके साथ हम संशय को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये कौन सा बन जाएगा? संभाव्य वर्तमान बन जाएगा। आया समझ में? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके, मोहन अखबार पढ़ रहा हो। मोहन अखबार पढ़ रहा हो, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, राम अखबार पढ़ रहा होगा। देखो दोस्तों, इसके साथ साथ है ना, मान लो इसके शुरुआत में भी कुछ शब्द जुड़ सकते हैं, जैसे शायद, संभवतः, शायद, संभवतः, कदाचित, ठीक है ना, कदाचित, मेरे अनुमान से, ठीक है ना, मेरे अनुमान से, इस प्रकार के शब्द वो शुरुआत में भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैं यहां लिखना चाहूं तो शायद, शायद, शायद मोहन अखबार पढ़ रहा हो, ठीक है ना, शायद राम अखबार पढ़ रहा होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। शायद मोहन जयपुर जा रहा हो, शायद मोहन जयपुर जा रहा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी इसमें आ सकते हैं। तो ये है संभाव्य वर्तमान। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद में हम आगे चलते हैं इसके पांचवें और अंतिम बिंदु पर, ठीक है ना, अज्ञात वर्तमान। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पांचवा है इसका अज्ञात वर्तमान काल। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि आज्ञा अथवा आदेश जोड़ दिया जाता है, आदेश
जोड़ दिया जाता है उसे अज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अज्ञात वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन तू हंस, मोहन तू हंस, ठीक है ना, मोहन तू हंस। मोहन को हंसने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना, आदेश दिया जा रहा है कि मोहन तू हंस। उसके बाद में यदि मैं ऐसे लिख दूं, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है ना, दरवाजा बंद कर दो, तो यह भी एक तरह का आज्ञा अथवा आदेश हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी सेंटेंस है आज्ञा या आदेश वाले, आज्ञा या आदेश वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। आज्ञा या आदेश वाले जितने भी सेंटेंस होंगे, जितने भी वाक्य होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अज्ञात वर्तमान काल। समझ में आ गया दोस्तों? ये हमारे वर्तमान काल के 500 जो बिंदु है वो हमारे पूरे हो चुके हैं, 500 जो भेद है वो पूरे हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं किस पर? भविष्यत काल पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भविष्यत काल की परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, या हम यूं कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्यत काल कहते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। आया समझ में कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। कि कार्य है वो आने वाले समय में होगा, ठीक है ना, कार्य वो संपन्न कब होगा? आने वाले समय में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। देखो भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं। वैसे तो देखो मेन तो 3 ही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक हेतु मत भविष्यत भी इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको 3 ही करवाएंगे, ठीक है ना, हम आपको 3 ही करवाएंगे क्योंकि ज्यादातर ये इन तीनों का ही क्या होता है इसमें इस्तेमाल होता है। तो देखो नंबर 1 है इसका, सबसे पहले हम लिख लेते हैं भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत। दूसरा है संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। और नंबर 3 है अज्ञात भविष्यत। ये 3 इसके होते हैं। देखो क्रिया के जिस रूप से
क्रिया के जिस रूप से कार्य के या क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे कहेंगे हम सामान्य भविष्यत। ठीक है ना? क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने में संभावना प्रकट हो, हम उसे कहेंगे संभाव्य भविष्यत। और भविष्यत काल में यदि आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाता है तो हम कहेंगे उसे आज्ञार्थ भविष्यत। समझ में आ गया दोस्तों? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वापस चलते हैं नंबर 1 पर, सामान्य भविष्यत पर। पहला है सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने का या संपन्न होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के या कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने या संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसकी जो पहचान होगी, सहायक क्रिया होगी, वो होगा एगा, एगी या फिर एंगे। ये इसकी सहायक क्रियाएं होगी। ठीक है ना? जैसे राम अखबार पढ़ेगा, सीता खाना पकाएगी। ठीक है ना? वे जयपुर जाएंगे। इस प्रकार। ठीक है ना? इसमें सैकर्मक और आकर्मक क्रिया दोनों के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है? तो देखो, हम यहां पर करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है या आने वाले समय में पूर्ण होने या संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया होगी एगा, एगिया अथवा एंगे। जैसे राम अखबार पढ़ेगा, सीता खाना पकाएगी, वे जयपुर जाएंगे। आया समझ में दोस्तों? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 2 नंबर पर चलते हैं, संभाव्य भविष्यत पर। अब हम दूसरे इसके भेद पर चलते हैं। 2 नंबर, संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है,
उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। तो देखो सहायक क्रिया में सबसे पहले तो वही शब्द इसमें भी जुड़ेंगे कि शायद, संभवतः, कदाचित, मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से, इस प्रकार के शब्द जुड़ते हैं। और अंत में यदि इसमें ए है, ऊ है, इस प्रकार के शब्द इसके अंदर जुड़ते हैं। देखो क्रिया के साथ यदि ए आया हुआ है, ऊ आया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? संभाव्य भविष्य होगा। अब देखो ये किसके साथ आएगा? ये आएगा एक वचन। यदि वाक्य या कर्ता एक वचन है तो इस ए का प्रयोग होगा। चंद्र बिंदु वाले ए का प्रयोग कब होगा? जब कर्ता बहुवचन हो। ठीक है ना? जब कर्ता बहुवचन हो तो इस ए का प्रयोग होगा। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे शायद वे घर जाएं। शायद वे घर जाएं। अब इसको अगर मैं एक वचन के हिसाब से लिखूं, शायद मैं घर जाऊं। ठीक है ना? शायद मैं घर जाऊं, या सीधा ही हो जाएगा वाक्य मैं घर जाऊं। जरूरी नहीं है भी शायद और संभवतः जुड़ेंगे। ठीक है ना? सीधा भी आ सकता है मैं घर जाऊं। ठीक है ना? वे घर जाए, मैं घर जाऊं। ठीक है ना? इस प्रकार के वाक्य है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है ना? हाँ, जरूरी नहीं भी शायद अकेला ही लगे, संभवतः शब्द भी लग सकता है, कदाचित शब्द भी लग सकता है। ठीक है ना? मेरे हिसाब से भी लग सकता है। ठीक है ना? तो इन शब्दों का इसमें प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना? अब इसका प्रयोग भी देख लो। किसी का नाम लिख दें हम, राम घर जाए, तो ये क्या है? एक वचन में है। कर्ता एक वचन है ना? एक वचन है, तो इसके अंदर फिर इसका प्रयोग होगा, यानी कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा फिर। ठीक है ना? और यदि इसकी जगह राम की जगह अगर कोई बहुवचन शब्द जुड़ जाए, कर्ता बहुवचन हो जाए, तो फिर क्या है? ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। आया समझ में? जरूरी नहीं है भी मात्रा भी आ सकती है। ठीक है ना? इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं। मान लो एक तो जाए ये होता है, एक इसके ऊपर ये अगर बिंदु लगा हुआ है तो ये यही है, चंद्र बिंदु यही है, अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। ठीक है? अब हम सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके काल के अंतिम भेद पर चलते हैं।